और बड़ी खबर महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आ रही है, जहां पर आर्थिक तंगी से परेशान होकर व्यापारी ने परिवार समेत दर्दनाक कदम उठाया। खुद को कार के अंदर बंद कर आग लगा ली और घटना में व्यापारी की तो मौत हो गई, वहीं पत्नी और बेटी बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया है और वहां पर उनका इलाज भी चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इसी कार के भीतर बैठकर तीनों ने खुद को आग लगा ली थी। कार के अंदर ही आग लगाई गई और इसी वजह से आपको बता दें कि मौके पर व्यापारी की मौत हो गई थी। आर्थिक तंगी वजह बताई जा रही है, व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसकी पत्नी और बेटी बुरी तरीके से झुलस गए। महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट में विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई है और चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को शिवसेना पर दावे को लेकर ठाकरे और शिंदे गुट के बीच कानूनी लड़ाई पर विराम लगाया था। साथ ही कोर्ट ने विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता के नोटिस पर भी तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था। वहीं हरियाणा के नूंह में डीएसपी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी एक माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जिस ट्रक से रौंदा गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। डीएसपी सुरेंद्र कुमार का उनके पैतृक घर कुरुक्षेत्र में अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल उनके बेटे के विदेश से लौटने का इंतजार किया जा रहा है, जो कि कनाडा में रहता है, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस बीच हरियाणा सरकार ने डीएसपी सुरेंद्र कुमार को शहीद का दर्जा भी दे दिया है। साथ ही 1 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डीएसपी के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे देने का ऐलान कर दिया और उन्होंने एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, इसका भी ऐलान किया है। एक योजना तो पुलिस की अपनी योजना है, जिसके अंतर्गत हम सरकार की ओर से उसको कुछ मॉनिटरी कुछ योगदान करते हैं उनके परिवार के लिए। एक योगदान हमारे HDFC बैंक ने दिया हुआ है कि अगर सैलरी का अकाउंट उनके बैंक के अकाउंट में होगा तो उनको मिलेगा। एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा और कुछ पुलिस की ओर से अपने जो वेलफेयर फंड भी जो है उसमें से भी योगदान किया जाता है। तो मैंने सब हिसाब लगा के जब जानकारी ली है तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सर उसको सहायता के लिए देंगे और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी बिल्कुल देंगे। हरियाणा के नूंह में खनन माफिया पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचलकर मार डालने का आरोप लगा। डीएसपी सुरेंद्र सिंह नूंह के तावड़ू इलाके में तैनात थे और बताया जा रहा है कि अरावली की पहाड़ियों से पत्थरों के खनन की सूचना पर वहां पहुंचे थे, लेकिन इसी बात पर खनन माफिया ने डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह के वहां पहुंचते ही बदमाशों ने उन पर डंपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। यहाँ पर देखिए ब्लड का ये कई सारे यहाँ पर धब्बे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इसी जगह पर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। वहां के लोगों का आरोप है कि सख्ती के बावजूद खनन माफिया अरावली की पहाड़ियों से पत्थर चोरी करने से बाज नहीं आता। ये पहाड़ी है, बस यहीं से चलाते हैं, कुछ चंद आदमी है। हरियाणा पुलिस के इस अफसर की मौत की खबर जैसे ही आला अधिकारियों तक पहुंची तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और कहा जा रहा है कि डीएसपी की हत्या अचानक नहीं हुई, इसके लिए खनन माफिया ने पूरा जाल बिछा रखा था। और जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह उन्हें रोकने पहुंचे तो वो उनके बुने जाल में फंस गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस जगह पर अवैध खनन का जो डंपर था वो यहाँ पर भरा जा रहा था। बताया जा रहा है कि डीएसपी को दूर से ही पत्थर की चोरी कर रहे बदमाशों ने देख लिया था और जब वो उनके पास पहुंचे तो उन्होंने जो पत्थर डंपर में भरे थे उन्हें रास्ते में बिखेर दिया ताकि डीएसपी सुरेंद्र सिंह उनका पीछा ना कर सके और खनन माफिया वहां से आराम से भाग सके। और ऐसा हुआ भी, डीएसपी की राह में बाधा उन्हीं पत्थरों ने डाली, जिसका नतीजा ये हुआ कि खनन माफिया डंपर के साथ भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद हरियाणा सरकार पर सवाल उठने लगे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद विपक्ष ने खट्टर सरकार पर उंगली उठाने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले पर कार्रवाई की मांग की। सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो। चारों तरफ से राज्य सरकार को घेरा जाने लगा तो हरियाणा के गृह मंत्री सामने आए और ये भरोसा दिया कि राज्य की कानून व्यवस्था के साथ किसी भी हाल में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी बदमाशी करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इस बीच डीएसपी सुरेंद्र सिंह का पोस्टमार्टम नूंह के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में किया गया, जिसके बाद डीएसपी सुरेंद्र सिंह के शव को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी घटना वाली जगह पर पहुंचे और उस जगह का मुआयना किया। साथ ही उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर गंभीर से गंभीर हम जो है स्टेप लेंगे और उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे।
वहीं राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। साथ ही उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे। बताया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र के रहने वाले डीएसपी सुरेंद्र सिंह 3 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। उनकी हत्या के बाद उनके परिवार के सदस्य गम में डूब गए। उनका अंतिम संस्कार हिसार के नजदीक आदमपुर में सुबह किया जाएगा। उत्तर भारत के तमाम इलाके भारी बारिश के चलते बाढ़ की चपेट में है और आने वाले दिनों में बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर 23 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में प्रशासन ने बद्रीनाथ, पिथौरागढ़ और हेमकुंड साहिब के यात्रियों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब भारी बारिश की वजह से सड़क पर बेतहाशा पानी आ गया। अचानक से आए पानी को देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। मनाली में सड़क नदी में तब्दील हो गई। जहां तहां पानी ही पानी नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बांध टूट गया। पानी के साथ साथ मलबा भी बहता हुआ चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे पर आ गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि एक ऑटो पूरी तरह से डूब गया। वहीं सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां उसमें डूबी हुई नजर आई। बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होने से भी टल गया। जब एक कार ने निकलने की कोशिश की तो पेड़ का बड़ा हिस्सा उसके आगे आकर गिर गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई और मनाली में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और नदियां उफान पर हैं, तो वहीं पर एक दिल दिला देने वाली तस्वीर भी वहां से सामने आई है, जहां पर छोटे छोटे स्कूली बच्चे उफनती हुई नदी को पार कर रहे हैं। सड़क पानी में समा चुकी है और सड़क के कई फीट ऊपर से नदी का पानी बहता दिखा। इस बीच लोगों की लापरवाही की तस्वीर भी सामने आई। तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल की है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से वर्धा नदी में उफान आ गया। एक ही रास्ता होने की वजह से बच्चे पानी के बीच से होकर गुजरते नजर आए। इन बच्चों के साथ साथ आसपास के लोग भी पानी के बीचों बीच से गुजरते रहे। पानी का बहाव इतना तेज था कि छोटी सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ जाए, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आया। लोगों के साथ साथ प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। जानकारी होने के बाद भी कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किया गया, जिससे लोगों को रोका जा सके। हल्द्वानी में पानी से खिलवाड़ करने की तस्वीर सामने आई है, जहां पर 3 युवक नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का तेज बहाव था तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। पहले एक लड़का नदी पार करने की कोशिश करता नजर आया। उसके 2 साथी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन वो नदी के बीचों बीच पहुंचता उससे पहले ही उसकी हिम्मत टूट गई, जिसके बाद वो वापस लौट आया। लेकिन उसके साथी हंसते रहे, जिसके थोड़ी देर बाद एक और लड़के ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन बहाव ज्यादा देख वो नदी पार करने की कोशिश नहीं कर पाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी के गोलापारा इलाके में सूखी नदी में उफान आ गया, लेकिन लोग जान जोखिम में डालते नजर आए। एक गाड़ी को नदी में उतार दिया गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। ये हालात तब हैं जब कई हादसों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फट गया, जिससे तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक से हजारों फीट ऊंचे पहाड़ से बेतहाशा पानी बहने लगा और देखते ही देखते नीचे बसे हुए कई गांवों में पानी घुस गया। किन्नौर में बादल फटने के बाद तबाही ही तबाही नजर आई, जहां लियो और नाको गांव में कई फीट पानी भर गया। बादल फटने और उसके बाद की तबाही का वीडियो किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। रोंगटे खड़े करने वाले इस वीडियो में पानी के साथ साथ मलबा भी नीचे गिरता हुआ नजर आया। किन्नौर के लोगों के लिए आफत सिर्फ यहीं तक नहीं रही, बल्कि भारी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे, जिसने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में 2 लड़के बह गए, जिनको बचाने के लिए पुलिस के जवानों ने गंगा में छलांग लगा दी और इस दौरान सुरक्षाकर्मी काफी देर तक दोनों लड़कों को बचाने के लिए गंगा की लहरों से टक्कर लेते रहे। काफी देर तक दोनों लड़के गंगा की लहरों में छटपटाते रहे। वहीं लड़कों को डूबता देख पुलिस के एक जवान ने गंगा में छलांग लगा दी। इसी बीच एक और सुरक्षाकर्मी तैरता हुआ गंगा की लहरों के बीच पहुंच गया, जिसने दोनों लड़कों को डूबने से बचाने की कोशिश की। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर आ गई, इसीलिए दोनों लड़कों को बचाने के लिए पुलिस वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार दोनों लड़कों को पुलिस के जवानों ने बचा लिया और किनारे पर ले आए, लेकिन इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया। दोनों लड़के दिल्ली के रहने वाले हैं और अपने दोस्तों के साथ कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचे थे। इस दौरान वो नहाने उतरे थे, लेकिन गंगा की तेज लहरों की वजह से बहते चले गए।
महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। बाढ़ की वजह से लोगों के मकान, खेत सब कुछ पानी में डूब गए हैं। करीब 11 गांवों में स्थिति बेहद खराब हो गई। हर ओर पानी ही पानी नजर आया। घरों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। घरों में रखा काफी सामान भी भीगकर बेकार हो गया। कमर तक पानी में कुछ लोग पैदल तो कुछ लोग टायर की मदद से मंजिल की ओर बढ़ते दिखे। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां नाव ही लोगों का सहारा बन गई। हालांकि प्रशासन ने लोगों की मदद की। प्रभावित गाँव में करीब 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ स्थानीय लोग भी प्रशासन की मदद करते दिखे। प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में तैनात है और प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक मेडिकल कॉलेज में विवाद का एक वीडियो सामने आया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मी मरीज की तीमारदारों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में नजर आता है कि एक लड़के को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया और उसके बाद उस पर थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। जब उस लड़के ने भागने की कोशिश की तो उसे पकड़ लिया गया और डंडे से उसकी पिटाई कर दी गई। बीच में एक बुजुर्ग ने सुरक्षा कर्मियों को रोकने की कोशिश की तो उसे भी सुरक्षा कर्मी धमकाने लगे, तो वहीं एक और लड़के को जमकर पीटा। वीडियो मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज का बताया गया। वीडियो सामने आने के बाद पिटाई करने वाले 7 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा 7 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है। मामूली विवाद में तीमारदारों की पिटाई के बाद बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज सवालों के घेरे में आ गया। लुलु मॉल में नमाज मामले पर कार्रवाई की गई। लखनऊ पुलिस ने मॉल में नमाज के मामले में सीसीटीवी फुटेज के जरिए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। इससे पहले महंत परमहंस आचार्य मॉल के शुद्धिकरण की बात कहकर वहां पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। हम लोग जहाँ जाएंगे अपने शुद्ध हो जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉल के मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शनों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आई बाढ़ के बाद राहत का काम तेज कर दिया गया। वहां लगातार होती बारिश की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में, जिनमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के जवान लोगों की जान बचाने में जुटे नजर आए। चंद्रपुर में तो कुछ इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। इसके बाद वहां नाव की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं कुछ गांवों में तो हालात इतने बिगड़ गए कि उनका शहरों से संपर्क पूरी तरह कट गया। गाँव जो है उनमें बारिश का पानी जाने की वजह से थोड़ी फ्लड सिचुएशन आ गई है। वहां घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए जवानों ने लाउडस्पीकर की मदद से चेतावनी जारी की। इसके बाद वो घरों से निकलकर एक जगह इकट्ठा हो गए, जहां से उन्हें एनडीआरएफ के जवान नावों में बिठाकर गांव से दूर सुरक्षित स्थानों तक लेकर आए। इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो तैरकर इस सैलाब को पार करने की कोशिश में दिखे, जिन्हें समझाकर रेस्क्यू टीम के जवानों ने वापस भेजा और फिर नाव की मदद से उन्हें गाँव से बाहर निकाला। उधर वर्धा से भी रेस्क्यू की ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां तो भारी बारिश की वजह से डैम के कई गेट खोलने पड़े, जिसके बाद वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। जानकारी के मुताबिक इस तेज बहाव में कुछ लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम ने मोर्चा संभाला। कुछ जवानों ने पानी में छलांग लगाई और हवा से भरी ट्यूब के जरिए वहां फंसे लोगों को निकाला। वहीं बाढ़ और बारिश के कहर की एक तस्वीर अमरावती से भी सामने आई। वहां तो एक कच्चा मकान बारिश की वजह से भरभरा कर गिर पड़ा, जिसकी छत के नीचे दबकर 2 लोगों की जान चली गई। वहीं इस हादसे में घायल हुए 3 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के जलगांव में एसडीआरएफ की मदद से नदी में फंसे 9 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया। बचाए गए सभी लोग मुक्ताई नगर तहसील के रहने वाले हैं, जो घूमने के दौरान सुकी नदी पर बने डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से वहां फंस गए थे और हर गुजरते पल के साथ उनके बहने का खतरा बढ़ता जा रहा था। ये घटना एक रोज पहले शाम करीब 6:30 बजे की है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम फौरन वहां पहुंच गई। इसके बाद रात के अंधेरे में सुकी नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले नदी के दोनों किनारों पर मौजूद पेड़ से रस्सी को कसकर बांधा गया। बाद में पेड़ से बंधी रस्सी को पकड़कर एक एक कर सारे पर्यटक उफनती नदी से बाहर आ गए। इस दौरान नदी का बहाव काफी तेज दिखाई दिया। मतलब ये कि अगर कुछ और देर तक एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए वहां नहीं पहुंचती तो नदी में फंसे लोगों के साथ कुछ भी हो सकता था। हालांकि वक्त रहते सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन ने डैम और नदी के आसपास लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी। और बड़ी खबर सामने आ रही है, रायबरेली में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है।
ट्रक के कार पर पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ा सड़क हादसा जहां पर हो गया है। एक ट्रक कार के ऊपर पलट गई थी और कार में सवार लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक महिला बताई जा रही है, 2 बच्चे शामिल हैं और कुल मिलाकर ये 5 लोग थे। 5 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक के कार पर पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रायबरेली की ये पूरी घटना है जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक दरअसल कार पर पलट गया था और कार में 8 लोग सवार थे, ये बताया जा रहा है। फिलहाल 5 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें एक महिला है, 2 बच्चे भी शामिल हैं। ट्रक के कार पर पलटने से बड़ा हादसा हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। श्रीलंका संकट पर सरकार ने एक बैठक की। श्रीलंका के मौजूदा हालात पर केंद्र ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई, जिसमें सरकार ने बताया कि श्रीलंका संकट पर उसने क्या कदम उठाए। बांग्लादेश दौरे पर गए सेना प्रमुख मनोज पांडे ने ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। हर्षदा गरुड़ ने एशियन यूथ इन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान पहुंचकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी। यूक्रेन की जंग में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हथियार देकर जेलेंस्की की मदद की और इसी बात से पुतिन युद्ध की शुरुआत से ही बाइडेन पर भड़के हुए हैं और अब वो उस देश के दौरे पर हैं जो अमेरिका से पहले ही चिढ़ा हुआ है, क्योंकि बाइडेन के इजरायल दौरे से ईरान बुरी तरह नाराज है। असल में बाइडेन ने अपने इजरायल दौरे में ये ऐलान कर दिया था कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि ईरान के ऐसे किसी भी कदम को रोकने के लिए अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा देगा। माना जा रहा है कि पुतिन अपने इस दौरे का इस्तेमाल करके ईरान को और करीब लाने की कोशिश करेंगे, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुई हथियारों की एक डील पर अमेरिका पहले ही चिंता जता चुका है। दावा किया गया कि इस डील के तहत ईरान रूस को बड़ी संख्या में घातक ड्रोन सप्लाई करेगा और खबर है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल पुतिन की सेना यूक्रेन में जारी जंग में करेगी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इनमें कई ड्रोन दुश्मन पर मिसाइल दागने की भी ताकत रखते हैं, जिनके इस्तेमाल के लिए ईरान रूस के सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग भी देगा। खबर है कि इस डील के बाद रूस के अधिकारियों ने 8 जून और 5 जुलाई को ईरान जाकर ड्रोन की ताकत को परखा भी था। इसके साथ ही खतरा तो ये भी है कि रूस भी ईरान से ड्रोन लेने के बदले कोई गुप्त तकनीक साझा करने जा रहा है, जो हथियार बनाने के काम आएगी। यानी पुतिन के प्लान के मुताबिक एक तरफ तो उन्होंने ईरान से ड्रोन लेकर यूक्रेन को अमेरिकी मदद का जवाब देने की तैयारी की, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को गुप्त तकनीक देकर बाइडेन की किसी भी चेतावनी को हवा में भी उड़ाने की तैयारी कर ली। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। आज सुबह 10 बजे होने वाले संवाद के दौरान एथलीटों के साथ ही उनके कोच भी मौजूद रहेंगे। संवाद के दौरान पीएम मोदी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल यूके के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होंगे। इस आयोजन में 19 खेलों में 200 से ज्यादा एथलीट्स भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो राष्ट्रमंडल खेलों का आगाज हो रहा है और ऐसे में खिलाड़ियों के साथ बातचीत होने वाली है पीएम मोदी की कुछ ही देर में। और यूपी के मुजफ्फरनगर के एक मेडिकल कॉलेज में विवाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के सुरक्षाकर्मी मरीज के तीमारदारों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में नजर आता है कि एक लड़के को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया और उसके बाद उस पर थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। जब उस लड़के ने भागने की कोशिश की तो उसे पकड़ लिया गया और डंडे से उसकी पिटाई कर दी गई। बीच में एक बुजुर्ग ने सुरक्षा कर्मियों को रोकने की कोशिश की तो उसे भी सुरक्षा कर्मी धमकाने लगे, तो वहीं एक और लड़के को जमकर पीटा। वीडियो मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज का बताया गया। वीडियो सामने आने के बाद पिटाई करने वाले 7 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा 7 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है। मामूली विवाद में तीमारदारों की पिटाई के बाद बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज सवालों के घेरे में आ गया। लुलु मॉल में नमाज मामले पर कार्रवाई की गई। लखनऊ पुलिस ने मॉल में नमाज के मामले में सीसीटीवी फुटेज के जरिए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। इससे पहले महंत परमहंस आचार्य मॉल के शुद्धिकरण की बात कहकर वहां पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। हम लोग जहाँ जाए अपने शुद्ध हो जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉल के मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शनों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आई बाढ़ के बाद राहत का काम तेज कर दिया गया। वहां लगातार होती बारिश की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में।
जिनमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के जवान लोगों की जान बचाने में जुटे नजर आए। चंद्रपुर में तो कुछ इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। इसके बाद वहां नाव की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं कुछ गाँवों में तो हालात इतने बिगड़ गए कि उनका शहरों से संपर्क पूरी तरह कट गया। गाँव जो है उनमें बारिश का पानी जाने की वजह से थोड़ी फ्लड सिचुएशन आ गई है। वहां घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए जवानों ने लाउडस्पीकर की मदद से चेतावनी जारी की। इसके बाद वो घरों से निकलकर एक जगह इकट्ठा हो गए, जहां से उन्हें एनडीआरएफ के जवान नावों में बिठाकर गांव से दूर सुरक्षित स्थानों तक लेकर आए। इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो तैरकर इस सैलाब को पार करने की कोशिश में दिखे, जिन्हें समझाकर रेस्क्यू टीम के जवानों ने वापस भेजा और फिर नाव की मदद से उन्हें गाँव से बाहर निकाला। उधर वर्धा से भी रेस्क्यू की ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां तो भारी बारिश की वजह से डैम के कई गेट खोलने पड़े, जिसके बाद वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। जानकारी के मुताबिक इस तेज बहाव में कुछ लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम ने मोर्चा संभाला। कुछ जवानों ने पानी में छलांग लगाई और हवा से भरी ट्यूब के जरिए वहां फंसे लोगों को निकाला। वहीं बाढ़ और बारिश के कहर की एक तस्वीर अमरावती से भी सामने आई। वहां तो एक कच्चा मकान बारिश की वजह से भरभरा कर गिर पड़ा, जिसकी छत के नीचे दबकर 2 लोगों की जान चली गई। वहीं इस हादसे में घायल हुए 3 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के जलगांव में एसडीआरएफ की मदद से नदी में फंसे 9 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया। बचाए गए सभी लोग मुक्ताई नगर तहसील के रहने वाले हैं, जो घूमने के दौरान सुकी नदी पर बने डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से वहां फंस गए थे और हर गुजरते पल के साथ उनके बहने का खतरा बढ़ता जा रहा था। ये घटना एक रोज पहले शाम करीब 6:30 बजे की है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम फौरन वहां पहुंच गई। इसके बाद रात के अंधेरे में सुकी नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले नदी के दोनों किनारों पर मौजूद पेड़ से रस्सी को कसकर बांधा गया। बाद में पेड़ से बंधी रस्सी को पकड़कर एक एक कर सारे पर्यटक उफनती नदी से बाहर आ गए। इस दौरान नदी का बहाव काफी तेज दिखाई दिया। मतलब ये कि अगर कुछ और देर तक एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए वहां नहीं पहुंचती तो नदी में फंसे लोगों के साथ कुछ भी हो सकता था। हालांकि वक्त रहते सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन ने डैम और नदी के आसपास लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी। बिहार के भागलपुर में एक जाबाज सिपाही ने एक आदमी की जान बचा ली और इस घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ तौर पर एक आदमी ट्रेन के दरवाजे से लटका दिखाई दिया। वो ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, जिससे आदमी का संतुलन बिगड़ा और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच लटक गया। इसी दौरान स्टेशन पर तैनात आरपीएफ सिपाही की नजर उस पर पड़ गई और उसने आदमी को पकड़कर ट्रेन से दूर खींच लिया। तस्वीरों में साफ दिखा कि सादी वर्दी में तैनात जवान मिथिलेश कुमार शर्मा की बहादुरी से आदमी की जान बच गई। हाँ यार, यहाँ से खींचना पड़ेगा उसको। सावन की वजह से सुल्तानगंज स्टेशन पर कई ट्रेनों का स्टॉपेज हो गया है। ब्रह्मपुत्र मेल पर चढ़ने की कोशिश करते हुए आदमी के साथ हादसा हो गया। जवान की बहादुरी को देखते हुए उसे अवार्ड के लिए अधिकारियों को लिखा गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान पहुंचकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी। यूक्रेन की जंग में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हथियार देकर जेलेंस्की की मदद की और इसी बात से पुतिन युद्ध की शुरुआत से ही बाइडेन पर भड़के हुए हैं। और अब वो उस देश के दौरे पर हैं जो अमेरिका से पहले ही चिढ़ा हुआ है, क्योंकि बाइडेन के इजरायल दौरे से ईरान बुरी तरह नाराज है। असल में बाइडेन ने अपने इजरायल दौरे में ये ऐलान कर दिया था कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि ईरान के ऐसे किसी भी कदम को रोकने के लिए अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा देगा। माना जा रहा है कि पुतिन अपने इस दौरे का इस्तेमाल करके ईरान को और करीब लाने की कोशिश करेंगे, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुई हथियारों की एक डील पर अमेरिका पहले ही चिंता जता चुका है। दावा किया गया कि इस डील के तहत ईरान रूस को बड़ी संख्या में घातक ड्रोन सप्लाई करेगा। और खबर है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल पुतिन की सेना यूक्रेन में जारी जंग में करेगी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इनमें कई ड्रोन दुश्मन पर मिसाइल दागने की भी ताकत रखते हैं, जिनके इस्तेमाल के लिए ईरान रूस के सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग भी देगा। खबर है कि इस डील के बाद रूस के अधिकारियों ने 8 जून और 5 जुलाई को ईरान जाकर ड्रोन की ताकत को परखा भी था। इसके साथ ही खतरा तो ये भी है कि रूस भी ईरान से ड्रोन लेने के बदले कोई गुप्त तकनीक साझा करने जा रहा है, जो हथियार बनाने के काम आएगी। यानी पुतिन के प्लान के मुताबिक एक तरफ तो उन्होंने ईरान से ड्रोन लेकर यूक्रेन को अमेरिकी मदद का जवाब देने की तैयारी की, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को गुप्त तकनीक देकर बाइडेन की किसी भी चेतावनी को हवा में भी उड़ाने की तैयारी कर ली। और उधर यूके में जबरदस्त गर्मी के कहर ने अब तक
के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लंदन में पारा पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है और आसमान से बरस रही इस आग का असर भी वहां साफ दिखाई दिया। लंदन में अचानक आग लगने की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहां की फायर ब्रिगेड ने दावा किया कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से शहर में 10 अलग अलग जगहों पर आग लगने से कई मकान उसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद इंग्लैंड के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इतिहास में जब से तापमान रिकॉर्ड करना शुरू किया गया है, तब से ये पहला मौका है जब यूके में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है और लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर दिन का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि इससे पहले यूके में सबसे ज्यादा तापमान 2019 में दर्ज किया गया था, जो 38.7 डिग्री सेल्सियस था। और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के बजाय और इसका टॉर्चर और बढ़ सकता है। और यूके की सरकार के मुताबिक उनकी रेलवे लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो इतने अधिक तापमान की मार झेल सके और इसीलिए एहतियातन के तौर पर ज्यादातर इलाकों में ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसका असर लंदन के सबसे व्यस्त रहने वाले किंग्स क्रॉस स्टेशन पर साफ नजर आया। वहाँ रेलवे स्टेशन पर लगी स्क्रीन पर लोगों को सभी ट्रेनें रद्द होने की जानकारी दे दी गई, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। We have no alternative but to stay in London for another day. वही रेलवे स्टेशन पर लोगों के लिए भीषण गर्मी से बचने के लिए जरूरी जानकारी लिखे साइन बोर्ड भी लगा दिए गए। हालांकि दूसरे देशों से आए कुछ पर्यटकों ने ट्रेन रद्द किए जाने के फैसले पर हैरानी जताई। All the trains are cancelled due to heat, which I don't get it. आशंका है कि यूके में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। यूके के मौसम विभाग का साफ कहना है कि इतनी गर्मी लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए वहाँ नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। कई इलाकों में स्कूल बंद हैं और लोगों को घर से काम करने के लिए कह दिया गया है। पहली बार दुनिया में एक ऐसा हाईवे बनाने पर काम शुरू हो गया जो किसी को दिखाई नहीं देगा। ब्रिटेन हजारों करोड़ खर्च करके एक ऐसा सुपर हाईवे बनाने वाला है जो सिर्फ ड्रोन उड़ाने के लिए होगा, जो अपनी तरह का दुनिया का पहला हाईवे होगा। मतलब यह कि गाड़ियों और ट्रकों के लिए नहीं, बल्कि इस बार उड़ने वाले ड्रोन के लिए हाईवे बनाया जा रहा है। ब्रिटेन का अनुमान है कि ड्रोन के लिए अगर मूलभूत ढांचा बन गया तो कई फायदे होंगे, इसलिए उसने इस सुपर हाईवे पर 27 करोड़ 30 लाख पाउंड खर्च करने की योजना बनाई है। रुपए में यह रकम करीब 2700 करोड़ होगी। ब्रिटेन का अनुमान है कि उसका ये निवेश तकनीक की दुनिया में नई क्रांति लाएगा। ब्रिटेन के कई हिस्से ऐसे हैं जहां मेडिकल सुविधाएं काफी कमजोर हैं। ड्रोन के जरिए उसे उम्मीद है कि दूर दराज के इलाकों तक दवाएं पहुंचाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा लाखों रोजगार के मौके भी नए बन सकेंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मोटरसाइकिल पर स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक लड़का बाइक पर खड़े होकर स्टंट करता दिखा। करीब 26 सेकंड के इस वीडियो में लड़के ने चलती बाइक पर दोनों हाथ छोड़ दिए और धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश की। हालांकि पूरा खड़ा होने से पहले ही वो बाइक पर बैठ गया, लेकिन चलती बाइक में ऐसा स्टंट करना बेहद खतरनाक है। खास बात ये रही कि लड़के ने हेलमेट तो पहना नहीं, कान में ईयरफोन लगाए दिखा। ये वीडियो गंगा घाट कोतवाली इलाके में नवीन गंगा पुल का बताया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस इस वीडियो की जांच में जुट गई है। खबर है कि आतंकी संगठनों ने कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर ले जाने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है। बताया गया कि आतंकी संगठन सोशल मीडिया पर हथियारबंद आतंकियों की तस्वीर जारी कर वहां के युवाओं को बरगला रहे हैं, ताकि उन वीडियो को देखकर घाटी के नौजवानों को आतंक की ओर आसानी से धकेला जा सके। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें 2 आतंकी AK-47 और पिस्तौल के साथ दिखाई दिए। पहचान छिपाने के लिए दोनों ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था। इस वीडियो में दोनों आतंकी कभी हथियार लहराते तो कभी हथियारों से निशाना लगाते नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे वीडियो को सेब के बाग में बनाया गया हो। वीडियो पर कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स लिखा दिखा। कश्मीर का ये वही आतंकी संगठन है जिसके आतंकियों ने 2 जून को कुलगाम में एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले कश्मीर में इस तरह के वीडियो अक्सर सामने आया करते थे, जिनके जरिए आतंकी संगठन कश्मीर के नौजवानों को आतंक के रास्ते पर ले जाने के लिए बरगलाते थे। लेकिन अब 2 साल बाद इस तरह के वीडियो फिर सामने आने लगे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। उधर यूक्रेन ने युद्ध में पुतिन की सेना के खिलाफ अमेरिका से मिले जावलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल तेज कर दिया है, जिसकी मदद से उसने रूसी फौज के कई टैंक तबाह कर दिए। और सबूत के तौर पर उसने इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन का एक सैनिक जावलिन को अपने कंधे पर रखकर मिसाइल दागता दिखाई दिया। उससे पहले रूस के घातक T-80 टैंक को निशाना बनाया गया और फिर उस पर मिसाइल दाग दी।
जिसने आसमान का सीना चीरते हुए बेहद तेज रफ्तार के साथ दुश्मन के टैंक की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही जावलिन से दागी गई मिसाइल रूसी सेना के टैंक पर जा गिरी, उसमें जोरदार धमाका होता नजर आया और वहां से धुएं का भयानक गुबार उठता दिखाई दिया। धमाके की वजह से टैंक में आग लग गई और देखते ही देखते वो पूरी तरह से तबाह हो गया। तुर्की की स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी के बाद पुतिन सीरिया को उसके हमले से बचाने की कोशिश में जुट गए हैं और माना जा रहा है कि वो अपनी इसी प्लानिंग के तहत ईरान दौरे पर तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, जहां खास तौर से सीरिया में शांति के मुद्दे पर पुतिन, एर्दोआन और ईरान के राष्ट्रपति के बीच चर्चा होगी। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री की तुर्की से सीरिया में हमला नहीं करने की अपील बेअसर रही थी। कहा जा रहा है कि इसके बाद पुतिन ने खुद इस मामले में मोर्चा संभाला, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुर्की और सीरिया किसी भी तरह के हमले को अंजाम दे। यही नहीं, सीरिया की बशर अल असद सरकार के साथ खड़े रूस ने तुर्की के ऐसे किसी भी कदम का जवाब देने की तैयारी तक शुरू कर दी थी और इसके लिए रूस ने सीरिया में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी थी। साथ ही उसने सीरिया की सेना के साथ मिलिट्री ड्रिल का सिलसिला भी तेज कर दिया। मतलब ये कि पुतिन ने तुर्की की धमकी के बाद साफ संदेश दे दिया कि सीरिया की सरकार के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही रूस ने सीरिया की सेना के साथ मिलकर 30 दिनों के भीतर 2 बार मिलिट्री ड्रिल भी की। पिछले महीने तो रूस के घातक सुखोई 35 लड़ाकू विमानों ने सीरिया के फाइटर जेट के साथ उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाई थी। पश्चिमी मीडिया ने तो ये तक दावा किया था कि रूस ने सीरिया में अपने 6 सबसे खतरनाक का-52 अटैक हेलीकॉप्टर और 2 सुखोई 34 लड़ाकू विमानों की तैनाती भी कर दी है। और दावा तो यह भी किया गया कि सीरिया के अलग अलग शहरों में रूस की दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले भी पहुंच चुके हैं। यानी रूस ने तुर्की की सीरिया में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि तुर्की सीरिया में सक्रिय कुर्द लड़ाकों के संगठन YPG का पूरी तरह से खात्मा चाहता है। तुर्की ने दावा किया कि उसके खिलाफ YPG के हमले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए वो उसे मिटाकर ही दम लेगा, जबकि रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस का तर्क है कि तुर्की के इस कदम से सीरिया में जंग की आग और भड़क जाएगी, लेकिन रूस के इसी रुख ने तुर्की की नाराजगी को और बढ़ा दिया। इससे पहले उसने रूस पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया था, क्योंकि रूस ने तुर्की से 2019 में यह वादा किया था कि वो सीरिया के उत्तरी इलाके में 30 किलोमीटर चौड़ा सुरक्षित क्षेत्र बनाने में उसकी मदद करेगा। लेकिन तुर्की का आरोप है कि रूस कुर्द लड़ाकों को उसकी सीमा से 30 किलोमीटर पीछे धकेलने में नाकाम रहा और इसीलिए तुर्की ने अब इस संगठन का खुद खात्मा करने का ऐलान कर दिया और दावा किया कि वो अपनी सीमा के आसपास घूम रहे कुर्द लड़ाकों को मार गिराएगा। लेकिन माना जा रहा है कि तेहरान में तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन से मुलाकात के दौरान पुतिन उन्हें ऐसा कोई भी कदम उठाने से जरूर रोकेंगे और कहा जा रहा है कि एर्दोआन उनके ऐतराज पर गौर भी कर सकते हैं। असल में तुर्की इस वक्त अनाज संकट से बुरी तरह जूझ रहा है। तुर्की यूक्रेन से गेहूं खरीदना चाहता है, लेकिन रूस की घेरेबंदी की वजह से यूक्रेन चाहकर भी निर्यात नहीं कर पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि एर्दोआन पुतिन से काला सागर से निर्यात में आने वाली बाधा हटाने पर बात कर सकते हैं। यानी इस वक्त उन्हें पुतिन की मदद की जरूरत है। ऐसे में सीरिया पर उन्हें अपने रुख में नरमी दिखानी पड़ सकती है। और उधर यूक्रेन की तरफ से सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उसके सैनिक रूस के सैन्य ठिकाने पर बमबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन का यह दावा है कि इस हमले में रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उसके कई सैनिक भी मारे गए। जो वीडियो सामने आया उसमें एक इलाके में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा मानो वहां बमों की बरसात हो गई हो। भीषण बमबारी की वजह से हुए धमाकों के बाद काफी देर तक हर ओर धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस इलाके को निशाना बनाया गया वो रूस का एक अहम सैन्य ठिकाना था, जो इस हमले में पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। इसी तरह का एक और वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें उसके सैनिक ड्रोन की मदद से रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते दिखे। यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले में रूसी सेना के हथियारों का एक बड़ा गोदाम तबाह करने का दावा किया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि ये हमले किस इलाके में किए गए। खबर है कि अब से कुछ ही घंटों बाद धरती से सौर तूफान टकरा सकता है। ये दावा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से किया गया और ये कहा गया कि सौर तूफान सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और वो अब से कुछ ही घंटे बाद पृथ्वी से टकरा सकता है। इस बात की पूरी संभावना जताई गई कि रात को ये सौर तूफान धरती से टकराएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि सूरज की सतह पर विस्फोट होने से धरती पर गर्मी का प्रकोप तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन जो ताकतवर जियोमैग्नेटिक वेव्स विस्फोट होने के बाद निकलेंगी उनका असर जरूर पृथ्वी पर पड़ सकता है। अगर सौर तूफान धरती से टकराता है तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है और कुछ देर के लिए इसका असर सिग्नल ट्रांसमिशन पर भी पड़ सकता है। मतलब ये कि पूरे विश्व में जीपीएस सिग्नल ठप हो सकते हैं। आशंका तो यहां तक जताई गई कि अगर ऐसा हुआ तो सैटेलाइट और मोबाइल फोन के सिग्नल समेत तमाम सिग्नल सिस्टम भी काम करना बंद कर देंगे। यहां तक कि पूरी दुनिया पर रेडियो ब्लैकआउट का खतरा भी मंडरा सकता है।
और ये पहली बार नहीं है जब धरती सौर तूफान का सामना करेगी। इससे पहले भी दुनिया में कई बार सूरज से उठे तूफान की घटनाएं होती रही हैं। 1859 में भी दुनिया ने सौर तूफान झेला था। उस वक्त इस घटना के कारण यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ नेटवर्क को नुकसान पहुंचा था, जबकि 1979 में आए सौर तूफान की वजह से कनाडा के क्वेबेक शहर पर काफी असर पड़ा था। हालांकि उस समय राहत की बात यह रही थी कि जब पृथ्वी से सौर तूफान टकराया था वो मामूली ताकत वाला ही था। इस तरह के जियोमैग्नेटिक वेव्स को मापने का पैमाना जी स्केल होता है, जिसमें 1 से लेकर 5 लेवल होते हैं। G1 का मतलब सबसे कम, G5 सबसे ज्यादा इस स्तर का तूफान होता है। कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही घंटों बाद जिस सौर तूफान के धरती से टकराने की संभावना है वो G3 स्तर का होगा, जिससे ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं है। सूरज की सतह पर जब जबरदस्त विस्फोट होते हैं तो उनसे निकली ताकतवर जियोमैग्नेटिक वेव्स पृथ्वी से टकराती हैं, जिसे सौर तूफान कहते हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां पर आर्थिक तंगी से परेशान होकर व्यापारी ने परिवार समेत दर्दनाक कदम उठा लिया। खुद को कार के अंदर बंद कर आग लगा ली और घटना में व्यापारी की तो मौत हो गई, लेकिन पत्नी और बेटी बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो फिलहाल बेटी और पत्नी बुरी तरीके से झुलसे हैं और अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। ये वही कार है जिसमें बैठकर तीनों ने खुद को आग लगा ली थी और व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार के भागलपुर में एक जांबाज सिपाही ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे एक जान बच गई। इस घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गई हैं, जिसमें साफ तौर पर एक आदमी ट्रेन के दरवाजे से लटका दिखाई दिया। वो ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, जिससे आदमी का संतुलन बिगड़ा और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच लटक गया। इसी दौरान स्टेशन पर तैनात आरपीएफ सिपाही की नजर उस पर पड़ गई और उसने आदमी को पकड़कर ट्रेन से दूर खींच लिया। तस्वीरों में साफ दिखा कि सादी वर्दी में तैनात जवान मिथिलेश कुमार शर्मा की बहादुरी से आदमी की जान बच गई। हाँ यार, यहाँ से खींचना पड़ेगा उसको। सावन की वजह से सुल्तानगंज स्टेशन